कि यंग मास्टर जिन को सिटी हॉल में ले आया था, लेकिन वहां आने से पहले जिन ने एकेडमी को स्वॉर्ड बैरियर से कवर कर दिया था ताकि वहां से जिंग लुओ बाहर ना निकल सके। इसके बाद जब जिन सुनिंग को लेकर यंग मास्टर के साथ सिटी लॉर्ड के पास आया था, तब उसने सिटी लॉर्ड से मूविंग के खिलाफ उसका साथ देने के लिए कहा था। लेकिन सिटी लॉर्ड को लग रहा था कि जिन ने जिस वॉर की शुरुआत की है वो सही नहीं है, इससे बहुत लोग मारे जाएंगे, इसलिए वो जिन का साथ देने के लिए मना कर देता है। तो जिन उससे कहता है कि आखिर तुम मूविंग से इतना डर क्यों रहे हो। तो इस बात पर सिटी लॉर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो जिन पर हमला करने लगता है। साथ ही टीचर लू ने भी जिन पर अपनी लकड़ी की तलवार से अटैक कर दिया था, जिससे जिन की स्वॉर्ड पर स्क्रैच आने वाला था, इसलिए वो लू को अपनी एनर्जी से दूर कर देता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में जिन की ताकत देखकर टीचर लू जिन से माफी मांगने लगता है। इधर जिन मन में सोचता है कि इसके पास लकड़ी की तलवार है, लेकिन फिर भी मेरे अटैक से इसकी तलवार को कुछ भी नहीं हुआ। तभी सिटी लॉर्ड गुस्से में अपनी तलवार निकालते हुए जिन से कहता है कि आखिर तुम्हारी इंटेंशंस क्या है। तो ये सुनकर जिन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं बल्कि दोस्ती का हाथ मिलाने के लिए आया था, लेकिन अगर अब आप ये नहीं चाहते तो ठीक है, मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करूँगा। अब ये बोलकर जिन वहाँ से जाने लगा था, पर फिर वो मुड़कर कहता है कि मूविंग से वॉर करके ही जीता जा सकता है, इसलिए वॉर तो होगी ही, और अगर ये वॉर किसी का खून मांगती है तो मैं सबसे आगे खड़ा मिलूंगा। इसके बाद जिन वहाँ से जाने लगा था, जहाँ जाते वक्त डिंगकुन उससे कह रही थी कि तुम तो बहुत ब्रेव हो। इस पर जिन कहता है कि इसी ब्रेवरी के कारण मैंने 5 कॉन्टिनेंट में सभी के दिल जीते हैं। इधर सिटी लॉर्ड का मन बदल जाता है, इसलिए वो आवाज लगाकर जिन को रोक लेता है और माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ करिएगा, मैंने अपना कंट्रोल खो दिया। साथ ही वो जिन को वहाँ से उसकी एंशिएंट एम्परर के पास चलने को भी कहता है। इस पर जिन ने हाँ कर दी थी और अब वो वहाँ से स्मॉल वर्ल्ड जिहाई में आ गए थे, जहाँ एम्परर के पास जाते वक्त हमें पता चलता है कि ये स्मॉल वर्ल्ड एंशिएंट एम्परर ने क्रिएट किया था ताकि डिजास्टर के वक्त वो हाइतियान वर्ल्ड के सभी कल्टीवेटर्स को यहाँ लाकर प्रोटेक्ट कर सके। साथ ही एंशिएंट एम्परर ने ये प्लान किया था कि डिजास्टर के वक्त वो खुद को सेक्रीफाइस कर देगी, जिसके कारण मोबिंग मारा जाएगा और सब बच जाएंगे। लेकिन ये जानने के बाद जिन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि एंशिएंट एम्परर खुद को सेक्रीफाइस करके मोबिंग को मार पाएगी। इस पर सिटी लॉर्ड कहता है कि ये बात नामुमकिन नहीं है, क्योंकि इसी तरीके से कई बार हमारे ओल्ड कल्टीवेटर्स ने हाइतियान के लोगों की जान बचाई है। इसके बाद हम एम्परर हॉल के अंदर आ जाते हैं, जहां हम एंशिएंट एम्परर ज़ूलिंग को देखते हैं, जो इस वक्त एक स्टार फॉर्मेशन पर काम कर रही थी, लेकिन वो उसे कंप्लीट करने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। तभी वहां पर सिटी लॉर्ड जिन को लेकर आ जाता है और कहता है कि एम्परर जियामू वर्ल्ड से जिन आपसे मिलने के लिए आया है। लेकिन इतना सुनकर ज़ूलिंग पीछे देखते हुए जिन पर अपनी डिवाइन एनर्जी को रिलीज करती है, जिससे जिन थोड़ा पीछे खिसक जाता है। मगर ये देखकर ज़ूलिंग सोचती है कि इस लड़के की मेंटल एनर्जी तो बहुत स्ट्रांग है। असल में ज़ूलिंग ने अपनी एनर्जी जिन का माइंड पढ़ने के लिए रिलीज की थी, इसलिए तभी जिन बोलता है कि तुम मेरे आते ही मेरी मेमोरीज पढ़ने की कोशिश कर रही हो, लगता है मुझ में तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है। साथ ही इधर डिंगकुन भी गुस्से में कहती है कि हम पहली बार मिल रहे हैं और तुम जबरदस्ती हमारी मेमोरीज को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। पर ज़ूलिंग उन दोनों से कहती है कि भले ही तुम दोनों की टीम अच्छी है, लेकिन जियामू वर्ल्ड इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है कि वो मूविंग के सामने टिक पाए। मेरी मानो तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब इतना कहकर वो वापस से अपनी उस स्टार फॉर्मेशन को ठीक करने में लग जाती है, लेकिन इधर डिंकन को गुस्सा आने लगता है, पर जिन उसे रोक देता है। तभी जिन उस फॉर्मेशन को देखता है तो उसे वो सुनिंग के उस मैप में बनी फॉर्मेशन जैसी दिखती है, इसलिए वो तुरंत अपनी डिवाइन आइज की मदद से उसे स्कैन करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके कारण उसकी सोल इंजर्ड होने लगी थी, जिस वजह से वो तुरंत ही रुक जाता है। ये देखकर ज़ूलिंग कहती है कि तुम अभी इतने स्ट्रांग नहीं कि तुम इस फॉर्मेशन को समझ पाओ। इस पर जिन उससे कहता है कि लगता है तुम सही कह रही हो, क्योंकि इस फॉर्मेशन ने मेरे कल्टीवेशन को अफेक्ट किया है, जिसकी वजह इस फॉर्मेशन के अंदर की एनर्जी है। तो जरूर अगर हम इस फॉर्मेशन को सुलझा ले तो हमें केओस गेट मिल सकता है। ये सब सुनकर ज़ूलिंग थोड़ी शॉक थी, इसलिए वो कहती है कि मानना पड़ेगा तुम समझदार हो, लेकिन मैं करीब 10,000 साल से इसे ओपन करने के लिए कल्टीवेट कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मैंने इसे क्रैक नहीं किया है, बल्कि मैं तो इसे हल्का सा भी बदल नहीं पाई। ये सुन के सिटी लॉर्ड बोलता है कि लोग कहते हैं कि केओस गेट के अंदर अनलिमिटेड एनर्जी है और शायद इसी वजह से मोबिंग इतना ज्यादा ताकतवर है। इधर जिन मन में सोच रहा था कि इस फॉर्मेशन ने सीधा मेरी सोल को अफेक्ट किया है, जिसकी वजह से मैं थोड़े समय के लिए अपने डिवाइन आइज का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ऊपर से इसे टच भी नहीं किया जा सकता। लेकिन तभी डिंकन कहती है कि क्या मैं भी देख सकती हूँ कि ये फॉर्मेशन सुलझाना कितना ज्यादा मुश्किल है। अब
कहती है कि क्या मैं भी देख सकती हूँ कि ये फॉर्मेशन सुलझाना कितना ज्यादा मुश्किल है। अब इतना कहकर वो तुरंत ही वहाँ उस फॉर्मेशन के पास आ जाती है और फॉर्मेशन के आसपास कुछ दूरी पर बने हुए इनविजिबल पॉइंट्स को टच करते हुए स्टार पैटर्न कंप्लीट करने लगती है। अब यहाँ जैसे ही उस फॉर्मेशन के पास में 4 स्टार पैटर्न सही जगह पर क्रिएट हो जाते हैं तो अचानक से वो फॉर्मेशन क्लियर होने लगती है। इसे देखकर ज़ूलिंग बहुत ही ज्यादा शॉक लग रही थी। दूसरी तरफ यहाँ सिटी लॉर्ड कह रहा था कि इस फॉर्मेशन को जब भी ज़ूलिंग क्रिएट करती थी तो वो हमेशा तुरंत ही बहुत थक जाती थी, लेकिन स्पिरिट ने तो इतनी आसानी से ही इसे सॉल्व कर दिया। लगता है ये स्पिरिट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये सुन के जिन सभी से कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि डिंगकुन और मुझे कम समझने की गलती मत करना। अब यहाँ सामने वो फॉर्मेशन काफी हद तक अपीयर हो चुकी थी, जिसे देखकर ज़ूलिंग खुश होकर यहाँ जिन के पास आकर उसे थैंक्स कहती है। साथ ही वो जिन और डिंगकुन से फॉर्मेशन को पूरी तरह से सॉल्व करने की मदद मांगती है और इसके बदले वो जिन के साथ मोबिंग से लड़ने के लिए तैयार थी और वो पूरे वर्ल्ड को फॉर्मेशन सॉल्व हो जाने के बाद केओस गेट की लोकेशन बताने के लिए भी तैयार थी। तो ये सब सुन के जिन उससे हाथ मिलाते हुए कहता है कि केओस गेट की सही लोकेशन ढूंढने के लिए अभी भी हमें सूनिंग के उस पेपर मैप की जरूरत है। दूसरी तरफ हाइटियन सिटी के अंदर अचानक से एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन अपीयर हो जाती है, जिसके बाद हाइटियन सिटी के लोगों के ऊपर अटैक होना शुरू हो जाते हैं। साथ ही जमीन के अंदर से कुछ वाइन्स निकल रही थी, जिन्हें देखकर सिटी के सभी लोग ये कहते हुए भाग रहे थे कि शायद दूसरी दुनिया के लोगों ने हम पर हमला कर दिया है। इधर जब ये बात जिंग लुओ को पता चलती है तो वो समझ जाती है कि शायद ये लोग यहाँ पर जिन के लिए आए हैं। इस तरफ सिटी के लोगों को बचाने के लिए अकेडमी का वो स्टूडेंट सूनिंग और सिटी के यंग मास्टर भी आ गए थे, लेकिन उनके फॉर्मेशन क्रिएट करने से पहले ही उन वाइन्स ने उन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी वो यंग मास्टर वहाँ सामने थंडर एम्पर और सुप्रीम लियो को देखता है। इधर सुप्रीम लियो थंडर एम्पर से कह रहा था कि इन चींटियों को मारने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि जिन यहाँ पर है, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन तभी थंडर एम्पर ने अकेडमी पर बने हुए उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन को पहचान लिया था, इसलिए वो कहता है कि ये फॉर्मेशन जरूर जिन ने क्रिएट की है। इसका मतलब पक्का जिन यहाँ पर है, पर उसे सुप्रीम वू ने छुपा दिया है। उसी वक्त वो नीचे यंग मास्टर को देखता है और उस पर हमला करके पूछता है कि जिन कहाँ पर है। ये सुन के यंग मास्टर तो डर जाता है, लेकिन सूनिंग आगे आते हुए अपना एक तालिस्मान निकाल लेती है और कहती है कि तुम दूसरे वर्ल्ड के एंशिएंट एम्पर हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने। इस पर थंडर एम्पर को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर दिखाते हुए कहता है कि हाइटियन वर्ल्ड के कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा घमंडी है। क्या तुम्हें पता नहीं कि एंशिएंट एम्पर एक गॉड के समान होता है। अब इतना कहकर वो उन पर अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए सूनिंग अपने स्वॉर्ड तालिस्मान को आगे भेजती है, पर वो स्वॉर्ड तालिस्मान उस एनर्जी बॉल ने एब्जॉर्ब कर लिया था और अब उसका साइज और बड़ा हो जाता है। पर वो उन्हें लगे इसके पहले ही जिन ने वहाँ आकर अपनी तलवार से उस एनर्जी बॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो जिन की पावर देखकर थंडर एम्पर भी हैरान था। तभी जिन बोलता है कि लगता है मैंने तुम दोनों की मोटी चमड़ी को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। अब जिन के ऐसा बोलते ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।